हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स लेक्चर नंबर 102 में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में देख लिया था और विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण हमने देखा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है Q/R²। फिर कुछ क्वेश्चंस थे उस पर, नियत विद्युत क्षेत्र हमने देखा था। तो आज क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक जगह विद्युत क्षेत्र बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, ऐसे बोल सकते हो कि दो प्लेट है उनके कारण विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे। वैसे इनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें विद्युत क्षेत्र जो बता रखा है वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ई बता रखा है इस रीजन में। अब इन प्लेटों के बिल्कुल बीच से एक Q आवेश को बिल्कुल क्षैतिज में फेंका हुआ है। Q आवेश है, M द्रव्यमान है, U वेग से फेंका हुआ है। ग्रेविटी नहीं ले रहे, G को नगण्य मानना है। तो ये बताना है कि इसका न्यूनतम वेग कितना हो कि ये इस तरह से होता हुआ निकल जाए, बिना प्लेटों को टच किए ये पार कर जाए, वो बताना है। विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है, धनावेश है, तो धनावेश पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, नीचे की ओर बल लगेगा तो नीचे चलता जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को बिना टच किए ये पार कर जाए, तो उसके लिए पता करना है कि U कितना हो। तो आवेश के, इसको d/2 ले रहे हैं, ये d/2 मध्य में है। आवेश के किस मान पर, आवेश के वेग के किस मान पर, यह प्लेटों से नहीं टकराएगा। और प्लेटों के बारे में डिटेल बता रखी है कि प्लेट की जो लंबाई है वो L है। तो किस आवेश के न्यूनतम ठीक है, ये कैलकुलेट कर। तो देखो यहां पर गति किस तरह की होगी, तो यहां से वेग मिला, इसको वेग मिला, आगे गया, आगे जाते जाते नीचे की ओर गया। कारण क्या है, नीचे की ओर बल जो लग रहा था, QE जो बल लग रहा था, तो इसकी गति हम बोल सकते हैं क्षैतिज प्रक्षेपण की जैसे है। तो गति कौन सी हो गई, परवलयाकार, लेकिन परवलयाकार में भी कौन सा, क्षैतिज प्रक्षेपण। क्षैतिज प्रक्षेपण है तो क्षैतिज प्रक्षेपण में ये हो गया R। तो क्षैतिज प्रक्षेपण में जो R बोलते हैं परास, उस परास की वैल्यू हो गई L, और जो ऊंचाई बोलते थे क्षैतिज प्रक्षेपण के अंदर वो H की वैल्यू हो गई यहाँ पे d/2, और जो त्वरण होता था A, उस त्वरण की वैल्यू है आवेश पर बल QE बटा द्रव्यमान, ये त्वरण हो गया। तो इसकी जो क्षैतिज परास का फॉर्मूला था R = U√2H अपॉन G होता था, या A बोल दो, R की वैल्यू लिख दो, L बराबर U√2H की जगह लिखना है d/2 और A की जगह QE/M। 2 कैंसिल हो गया, पूछा है U की वैल्यू, तो ये हो गई L√QE/M, ये ऊपर चला गया था, नीचे रह गया D। तो अगर आवेश को इतना न्यूनतम वेग देंगे तो ये बिल्कुल किनारे से होते हुए निकल जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो पार कर जाएगा। तो न्यूनतम वेग पूछा था, ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इस बार ग्रेविटी भी इंक्लूड कर रहे हैं। सेम इसी तरह का विद्युत क्षेत्र, ग्रेविटी है नीचे की ओर, और यहां पर किसी जगह से एक सरल लोलक को लटका दिया जिसका द्रव्यमान है M, आवेश है Q, L लंबाई। अब इस सरल लोलक को अल्प विस्थापित करके छोड़ दें तो इसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा वो ज्ञात करना है। नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र है E, तो सरल लोलक का अल्प विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो इसके दोलन का आवर्तकाल ज्ञात करें।
ठीक है, तो थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया। अब ये दोलन कर रहा होगा, आवर्तकाल हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, अगर अकेला जी हो तो, वरना और भी बल है तो इसको हम जी इफेक्टिव बोलते हैं, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण। यहां पे डराइव ही कर लेते हैं एक बार। तो हमें क्या चाहिए, एसएचएम के लिए, सरल आवर्त गति के लिए अल्प विस्थापित करने पर जो भी बल है वो एक्स के समानुपाती या बलागुण थीटा के समानुपाती होना चाहिए। तो इसको हमने थोड़ा सा विस्थापित किया थीटा। बल कौन कौन से हैं, नीचे एम जी है, और कौन सा है नीचे की ओर क्यू ई है, आवेश के कारण भी लगा, धनावेश विद्युत क्षेत्र नीचे, क्यू ई बल लगा। अब इस पे इस पॉइंट के सापेक्ष बलागुण लिखेंगे, ये एल दूरी पे है तो ओ के सापेक्ष बलागुण, अगर रेखीय गति करता है तो बल से लिखते हैं, कोणीय गति करता है, घूर्णन कर रहा होता है या दोलन कर रहा होता है तो उस वाली स्थिति में बलागुण लिखते हैं। तो बलागुण लिखेंगे ओ के सापेक्ष, तो ये कोण थीटा है, इधर की ओर घटक कर लो, उसका बलागुण आएगा नहीं, इधर की ओर घटक का आएगा, या बल से लिख दो कि बलागुण बराबर आर एफ साइन थीटा, वहां से। तो बलागुण ओ के सापेक्ष आ गया एम जी का इधर घटक, क्यू ई का इधर घटक, स्थिति के लंबवत कौन सा घटक आएगा, साइन, कितनी दूरी पे लग रहा है, एल पे। और कुल बलागुण को हम लिखेंगे आई अल्फा, आई मतलब इस बिंदु के सापेक्ष इसका जड़त्वा गुण, पॉइंट है, पॉइंट का जड़त्वा गुण होता है एम आर स्क्वायर, एम आर ये हो गया त्रिज्या, इंटू अल्फा। तो कुल बलागुण बराबर आई अल्फा लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे कुल बलागुण बराबर आई अल्फा। आ गया, लिख लिया। अब इसमें जो भी वैल्यूज आ रही है वो लिख दो, क्यू ई बाई एम क्या चाहिए अपन को, अल्फा, बाकी से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया, डिवाइड करने के बाद जी प्लस क्यू ई बाई एम, एल एक कट गया, डिवाइड बाई एल, पूरे की डिवाइड में एल लिख दो, सही है, इनटू साइन थीटा। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब जैसे रेखीय में तो क्या करते हैं, बल समानुपाती एक्स आना चाहिए या डायरेक्शन के हिसाब से माइनस एक्स, बलागुण में लिखते हैं बलागुण समानुपाती थीटा आना चाहिए, डायरेक्शन के हिसाब से माइनस थीटा। तो माइनस थीटा तो बोल ही सकते हैं क्योंकि इधर विस्थापित किया, ला रहा है वापस, विपरीत तो है, लेकिन थीटा के समानुपाती नहीं है, साइन थीटा के समानुपाती है, लेकिन हम बोल रहे हैं अल्प विस्थापन पर, तो थीटा अल्प है, इसलिए बोल सकते हैं अल्फा बराबर जी प्लस क्यू ई बाय एम, और पूरे के डिवाइड में एल थीटा। साइन थीटा को थीटा बोल दिया, अल्प होता है तो बोल देते हैं। तो अल्फा थीटा के समानुपाती आ गया, तो ये एस एच एम है, और ये वाला पद कांस्टेंट वाला हो गया। तो अल्फा बराबर, सॉरी इसके अंदर हम बोल देते हैं ये वाला पद कांस्टेंट वाला हो गया, ओमेगा स्क्वायर, एस एच एम के लिए चाहिए अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, रूट जी प्लस क्यू ई बाई एम इंटू डिवाइड बाई एल। आवर्तकाल हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम, ये इसका दोलन का आवर्तकाल है। अगली बार से सीधा याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है जी इफेक्टिव, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण, कि इधर की ओर बल केवल एम जी था तो जी इफेक्टिव जी था, लेकिन इस तरफ अब बल क्या आ गया, एम जी प्लस क्यू ई, बल बटा द्रव्यमान, ये जी इफेक्टिव है। तो ये हम सीधा यूज कर सकते हैं अगली बार से। तो ये इसका दोलन का आवर्तकाल हमने याद किया। अब इसके बाद विद्युत बल रेखाएं और विद्युत फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं। विद्युत बल रेखाएं,
देखो विद्युत बल रेखाएं हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र को लाइनों के रूप में बताने के लिए जो भी लाइनें यूज करें उनको विद्युत बल रेखाएं बोल रहे होते हैं कि किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र, जैसे बिंदु आवेश ले लो, प्लस ले लो, इस बिंदु आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, इस वाले पॉइंट पर भी दूर की तरफ होगा, इस वाले पॉइंट पर भी दूर की तरफ होगा, ऐसे ही इधर पॉइंट लोगे तो इस तरफ, यहां पे पॉइंट लिया तो इस तरफ। तो इस विद्युत क्षेत्र को बताने के लिए हम लाइनों का यूज करते हैं। ये लाइनें क्या बताएंगी? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगी। लाइन में डायरेक्शन भी इंडिकेट करेंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र की हमें दिशा बता रही होगी, इसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र के परिमाण की भी तुलना करके बताएगी। वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बता पाएगी लेकिन कंपेयर कर पाएंगे। जैसे हम इस जगह और इस जगह विद्युत क्षेत्र की तुलना करना चाहें तो लाइनें अगर ज़्यादा पास है, ज़्यादा डेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, लाइनें कम डेंस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम है। तो लाइनों की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा होता है। तो इस तरह से हम विद्युत बल रेखाओं की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र को रेखाओं के रूप में व्यक्त करती है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लो इस तरह की कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इनकी डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखेंगे? स्पर्श रेखा खींच दो। तो इस वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच दी, यही बोल दो कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब इस तरफ मतलब स्पर्श रेखा ही खींच के बता पाएंगे। तो स्पर्श रेखा खींच दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन वो डायरेक्शन कौन सी है? स्पर्श रेखा वाली डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, दूसरे कोई दो पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करना है तो वो कंपेयर कर सकता है, जैसे ए और बी पर। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा डेंस है तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, बी पर कम डेंस है, घनत्व कम है, तो बी पर कम है। ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही होगी। अब बनानी कैसे है या क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, उन पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत बल रेखाओं की विशेषता। तो यह है कि इन पर स्पर्श रेखा क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है। दूसरा, इनकी जो डेंसिटी है वो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताएगी। इनकी सघनता विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है। बनानी कैसे है? तो हमेशा विद्युत बल रेखाएं धनावेश से जनरेट होती हुई बनाते हैं हम, और ऋणावेश पे टर्मिनेट होती हुई। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होंगी, वह ऋणावेश पर खत्म होंगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज है जैसे कोई, अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना होता है तो इसकी वजह से अवे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ आता है, तो यहाँ पे होगा इधर अवे। तो ये क्या लग रहा है कि ये लाइन इस तरह से लग रही है, एक पॉइंट चार्ज से निकलती हुई। ऐसे इस पॉइंट पर देखेंगे तो इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से निकलती हुई। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। धनावेश है तो, ऋणावेश है तो ऋणावेश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगी आवेश की तरफ, आवेश पे आके खत्म होगी। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पे जाके खत्म होती है, ये प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अब जैसे धनावेश से निकलेगी तो जाएगी कहाँ पे? अगर कोई ऋणावेश है तो वहाँ खत्म हो जाएगी, वरना अनंत तक जाएगी।
यदि धनावेश या ऋणावेश यदि उत्पन्न होने के बाद, एक मिनट रुक जाओ, यदि धनावेश या ऋणावेश ना हो तो अनंत से आती हुई या अनंत तक जाती हुई लगेगी। तो ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई कि किस तरह से इनको जनरेट करना है, उत्पन्न करना है। फिर अगली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटती भी नहीं होनी चाहिए। कि अगर हम इस तरह से दो विद्युत बल रेखाओं को अगर काटती हुई बना देंगे तो इसमें दिक्कत ये है, जैसे इस पॉइंट पर जहां पे काटी, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बनानी है, तो इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र किधर, स्पर्श रेखीय है, लेकिन दो स्पर्श रेखाएं हो गई यहाँ पे। तो अब एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उस एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन बना रहे हैं, तो दो डायरेक्शन नहीं होगी, परिणामी तो एक ही डायरेक्शन होगी, इसलिए यहाँ पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बंद लूप नहीं बनाती है। पांचवी प्रॉपर्टी, ये बंद लूप नहीं बनाती। आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली तो अगर ये चार्ज की वजह से जनरेट हो रही है तो बंद लूप नहीं बनाएंगी, लेकिन अगर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है तो बंद लूप बनाती है। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में बंद लूप बना सकती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये बंद लूप नहीं बनाएंगी। अभी चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में तो नहीं बनानी है कभी भी, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र अगर परिवर्तित होता है तो बना सकती है। तो कहीं पे अगर स्टेटमेंट आए, टॉपिक नहीं, जब पेपर की बात करें कि पेपर में टॉपिक थोड़ी लिखा होता है वहाँ पे, तो किसी पेपर में अगर स्टेटमेंट आए कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हम बोलेंगे, क्योंकि बंद लूप बनता है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि किसी आवेश के कारण जनरेट होने वाली विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है तो सही है, या स्थिर आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं जो आती है वो बंद लूप नहीं बनाती है तो सही है, इसके कारण बना सकती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही बोलेंगे कि बंद लूप नहीं बना रही है। कारण देखते हैं। तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं जिस आवेश के कारण हम बोल रहे हैं, ये संरक्षी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो एक संरक्षी है, संरक्षी बल है विद्युत क्षेत्र का जो बल है। संरक्षी बल का मतलब ये है कि बंद लूप के अंदर संरक्षी बल का कार्य 0 होता है। ठीक है, तो संरक्षी अगर बल है और किसी आवेश को, ये बंद मान लो ऐसी विद्युत बल रेखाएं है और एक आवेश को मैं यहाँ से इधर ले जाऊँ विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो बल लगा क्यू, विस्थापन करवा दिया छोटा सा बल की दिशा में, कार्य आया dw आया लेकिन पॉजिटिव। फिर और आगे ले गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, विस्थापन भी उधर ही करवाया, अभी भी कार्य क्या आया, पॉजिटिव। यहाँ पे ले गया, विद्युत क्षेत्र इधर ही है, फिर विस्थापन भी इधर ही है, फिर कार्य आया पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, यहाँ लाया तो भी विद्युत क्षेत्र और विस्थापन एक ही तरफ। तो अगर मैं यहाँ से घूमकर वापस यहाँ तक लाऊं और विद्युत क्षेत्र का कार्य निकालूं,
तो विद्युत क्षेत्र और बल और विस्थापन एक ही तरफ आ रहे हैं हर पॉइंट पर, तो कार्य टोटल पॉजिटिव आएगा। ये तो नियत बल में होता है F डॉट एस, हम इसकी बात कर रहे हैं कार्य। तो यहाँ पे कार्य यहाँ से यहाँ तक लाने में जीरो नहीं आएगा, वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और जबकि हम बोल रहे हैं संरक्षी में तो फिर तो जीरो आना चाहिए ना, तो ये जीरो आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा, इसलिए बोल सकते हैं कि ऐसे तो होगा ही नहीं, हुआ तो जीरो नहीं आया। तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे संरक्षी बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये संरक्षी नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब उत्पन्न होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको संरक्षी रखने के लिए बंद लूप में नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं बंद लूप में नहीं होंगी। ये प्रॉपर्टी हो गई। अगला ये है कि विद्युत बल रेखाओं में कोशिश यही करनी है कि कॉर्नर नहीं बनाए। ठीक है, कॉर्नर नहीं बनाना है, लेकिन कहीं पे कॉर्नर बना दिया तो उसको हम गलत भी सही से नहीं बोल सकते। कारण ये है, जैसे मान लो कहीं पे एक सड़क है, ऐसे घूमती हुई जा रही है सड़क, ठीक है। अब सड़क में यहाँ पे घुमाव है, कोई कॉर्नर नहीं है, लेकिन अगर मैं इस सड़क को, ये तो पास से देख रहे थे, हम इस सड़क को थोड़ी ऊंचाई से और ऊंचाई से और ऊंचाई से देखते जा रहे हैं, मतलब मान लो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे चले गए, 5-6 किलोमीटर पे चले गए, फिर वहाँ से इसको देखेंगे तो ये हमें सड़क बिल्कुल छोटी सी एक लाइन की जैसे दिखेगी, और ये जो घुमाव है ये मैं घुमाव की बजाय एक कॉर्नर की जैसे दिखने लगेगा। रोड अगर बिल्कुल सीधी इधर है, बिल्कुल सीधी इधर है, थोड़ा सा घुमाव था, घुमाव के बाद तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से देखेंगे तब हमें ये क्या दिखेगा, एक कॉर्नर की जैसे दिखने लगेगा। समझ में आया? तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये दिखने में तो कॉर्नर है, लेकिन जब जूम करेंगे इसको तो जूम करने पे ये कर्व है। इवन हम जब इस तरह से बनाते हैं तो भी अगर इसको हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत घुमाव दिख रहा होगा। तो कोशिश यही करनी है कि कॉर्नर बनाए नहीं, लेकिन किसी ने कॉर्नर बना रखा है तो गलत भी नहीं बोल पाएंगे। गलत इसको इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कॉर्नर पे स्पर्श रेखाएं बहुत सारी हो सकती है। जैसे कहीं पे मान लो कोई कॉर्नर है, यही मान लो ये कॉर्नर है, तो इस पे स्पर्श रेखा ये भी है, ये भी है, ये भी है, कई सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कॉर्नर पे स्पर्श रेखाएं काफ़ी हो सकती है, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि कॉर्नर बनाएंगे। तो स्टेटमेंट वाइज आ जाए कि विद्युत बल रेखाएं कॉर्नर बनाती है तो गलत है, लेकिन किसी ने अगर ड्रॉ कर दी तो हम बोलेंगे गलत है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कॉर्नर बहुत ज़्यादा जूम करने पर कर्व दिखने लगता है अपन को। किसी भी चीज़ का कॉर्नर ले लो, अपन जैसे कमरे में ही कोई कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर दिख तो रहा होगा कि कोना है, लेकिन उसी कोई माइक्रो लेवल पे जब देखेंगे तो वो कॉर्नर ना होकर थोड़ा घुमाव होगा। यहाँ पे भी कॉर्नर जो दिख रहे हैं वो एक्चुअल में हल्के से घुमाव है, बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो। ठीक है, इसलिए कोशिश यही करनी कि कॉर्नर नहीं बनाने। फिर अगली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये चालक के अंदर नहीं होती है, पदार्थ के अंदर। खोखला भाग है उसके अंदर हो सकती है, चालक में विद्युत बल रेखाएं नहीं होती है। स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज स्थिर है तो चार्ज बह रहा होगा तब तो कुछ भी हो सकता है, फ्लो के टाइम पर नहीं। स्टैटिक चार्ज में फ्लो हो रहा होता है तो उस टाइम पर हो सकता है। तो चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती है, और चालक की सतह पर जब होंगी तो वो सतह के लंबवत होती है, तथा सतह के लंबवत होती है। तो इसके कारण पे बाद में आएंगे अपन क्यों ऐसा है। तो ये विद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, जनरेट कैसे करनी है, बनानी कैसे, उसके लिए कुछ कंडीशंस हमने देख ली। अब इनको यूज करते हुए कुछ स्थितियों में हम विद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल है उनके अंदर विद्युत बल रेखाएं बनानी है। दो आवेश दे रखे हैं, एक Q एक -Q, किसी दूरी पर है, विद्युत बल रेखाएं बनानी है।
इसमें विद्युत बल रेखाएं बनानी है। ठीक है, चालू करें। तो इस धनावेश से विद्युत बल रेखाएं जनरेट होंगी, ऐसे नहीं बनानी है, क्योंकि आवेश है तो इस आवेश से इधर जितना विद्युत क्षेत्र है इतनी दूरी इधर पर इतना ही है, बराबर दूरी पर इससे विद्युत क्षेत्र का मान बराबर है हर एक पॉइंट पर। और अगर मैंने ऐसे बनाया तो इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से इधर विद्युत क्षेत्र ज्यादा, इधर है ही नहीं, तो इसलिए हमें ऐसे नहीं बनानी है। इससे तो विद्युत बल रेखाएं हर तरफ बराबर ही जनरेट करनी है। तो मान लो यहां पर हमने कुछ 8 विद्युत बल रेखाएं इससे आवेश से बना दी। अब इसका फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी, बनाएंगे। इससे 8 बनाई तो उतना ही चार्ज ये है, तो यहां पर भी लाइनें उतनी ही बनानी है जितना उसकी वजह से बना रहे हो। सेम चार्ज है तो चार्ज आधा होता तो लाइनें आधी बनाते, लेकिन ये ध्यान रखना ये 3D में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हम प्लेन में बना रहे हैं तो दूसरी बाहर और अंदर वाली तो बनाई नहीं हमने, तो प्लेन में बना रहे हैं उसके हिसाब से 8 बनाइए। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, आगे जाएंगी, लेकिन ऋणावेश अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऋणावेश पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये जो सीधी जा रही है ये सीधी की सीधी भेज देंगे, ये ऐसी निकल गई, ये ऐसे जाती, ये ऐसे जाती, लेकिन एक दूसरे को काटती तो नहीं है विद्युत बल रेखाएं। और ये तो इसी की वजह से होता, इसकी वजह से भी फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों लाइनों को ऐसे बोल सकते हैं कि ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ टर्मिनेट हुई, और अगर टर्मिनेट होनी है तो कर्व पाथ पे जाके टर्मिनेट करवाएंगे, कॉर्नर नहीं बनाना। सेम इसके लिए कि ये लाइन यहाँ से निकली, कर्व पाथ पे जाके टर्मिनेट यहाँ हो गई, यहाँ से निकल रही है, कर्व पाथ पे जाके टर्मिनेट इधर हो गई, ये वाली इससे टर्मिनेट हो गई, ये भी टर्मिनेट होने के लिए बड़ा सा पाथ लेके आ रही है, ऐसे ही आ रही होगी, ये लगभग सीधी चलती जाएगी, अनंत से बोलते हो, अनंत से आके टर्मिनेट होगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों के कारण होगी। यहाँ से सिमेट्रिक निकालनी है, क्योंकि इसके पास वाले रीजन में आर बहुत कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इसके आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का ही देख के बनाना है, इसके आसपास भी इसी का खुद का ही बनाना है, बाद में फर्क पड़ा इसलिए बैंड हो गई। अब देखो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं इस लाइन पर यहाँ देखूँ, सिमेट्रिक लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इधर है क्षैतिज में, इस लाइन पर इधर है, इस लाइन पर इधर है। तो सिमेट्रिक लाइन पर विद्युत क्षेत्र ऋणावेश से धनावेश की तरफ ही है, हॉरिजॉन्टली है पूरा। आता क्या यही, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते इधर, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते इधर, दोनों की वैल्यू बराबर, परिणामी क्षैतिज ही आता। तो क्षैतिज आना भी चाहिए था, है भी क्षैतिज, इस तरह से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इनकी वजह से। दूसरा एग्जाम्पल है, दोनों पॉजिटिव दे दिए हैं, बराबर वैल्यू के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इसकी वजह से 8 लाइन बना लो, लेकिन 8 में क्या होगा कि इस वाले में दिक्कत आएगी एक लाइन में, तो मैं इस बार 6 ही लाइनें बना रहा हूँ, ये वाली नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन अगर बनाऊंगा तो ये टकराएंगी, ऐसे टकराने की स्थिति हो नहीं सकती, बीच में आके खत्म नहीं होंगी ऐसे, क्योंकि खत्म होती है पॉजिटिव चार्ज की लाइन नेगेटिव पे, नेगेटिव वाली पॉजिटिव। तो ये लाइन मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि लाइनें बनाने तो हमारी लिमिट है कि हम इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने हिसाब से होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इधर बना लेते, एक बना लेते तो ये इधर आती, ये इधर आती। अब यहाँ पे दोनों को क्या करते हैं, मिला देते, ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि ये लाइन जाके इधर खत्म होनी चाहिए थी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव पे, यहाँ तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, दोनों आके खत्म कैसे हो सकती है, तो इसलिए इसको नहीं बना रहे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जाके खत्म हो जाती है, अगर ये नेगेटिव होता तो इस तरह से जाके खत्म होगी नहीं, सीधी निकलती तो ये काट लेंगी एक दूसरे को, तो काटनी भी नहीं चाहिए, तो होनी कैसी चाहिए कि ऐसे गई, लेकिन इसकी वजह से बैंड होके ऊपर चली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, ये भी आपस में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने की कोशिश करती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी जाने के बजाय ये भी थोड़ी बहुत बैंड हुई इधर, ऐसे ये बैंड हुई। सेम आगे वाली लाइनों के लिए बनाएंगे, सेम इधर वाली लाइनों के लिए भी बोलेंगे, ये लाइन भी रिपेल हुई, ये लाइन भी रिपेल हुई।
तो इन दोनों सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह की बनी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव थे तो। अब आगे आते हैं कि 3 चार्ज हो, या एक बार अनइक्वल चार्ज लेते हैं। थर्ड, कि अगर चार्ज बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक ले लिया 2Q और एक Q माइनस का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम 8 बना रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 ही बनाएंगे। वैसे तो पूरे 3D में बनानी चाहिए आधी, लेकिन यहाँ पे 2D में बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे आधी बना दी है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, इसके पास में केवल इसी का इफेक्ट बनेगा तो इसलिए ऐसे ही बनानी है बराबर गैप पर। इसमें आके खत्म होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जो प्रॉपर्टीज है वो बनाएं सारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जानी चाहिए, कोई एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, बंद लूप नहीं होना चाहिए, कॉर्नर नहीं बनाने। तो देखो इस वाले से 8 से निकली, टर्मिनेट हो गई, सीधी जा रही है, तो ये हो गई इससे। फिर ये वाली अगर ऐसे कर रहे हो कि ये वाली निकल के इसमें खत्म हो गई, तो फिर इस लाइन को कहाँ भेजोगे? ऐसे काट गई है तो ऐसे, तो इस पर एक्स्ट्रा लाइन बना दी। तो इस तरह से नहीं बनानी है। हाँ, कहीं ऐसे बोलने जाओ सर 3D में है ना, अंदर घुस के निकल गई इस तरह से। तो इस तरह से 3D में हमने डायग्राम बनाया ही नहीं है, तो 3D में क्यों बताना है फिर उसको? इसलिए ये लाइन यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुई, ये वाली लाइन जाके यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, पास वाली होगी, पहले पहले ये घूमेगी, अब इसके बाद ये घूमेगी। अब इसके पास कोई है नहीं अवेलेबल, ये लाइन तो उस अनंत वाले के लिए है, तो टर्मिनेट हुई नहीं, बैंड हो गई लेकिन टर्मिनेट हुई। ये भी बैंड हुई, ये बैंड हुई, ये इधर बैंड हो गई, ये इधर जाके खत्म हो गई इस पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई जब अनइक्वल चार्ज है तो। समझ में आया? तो ये कौन सा हो गया? थर्ड एग्जांपल हो गया। फोर्थ, अगर हमें एक ट्रायंगल दे दिया हो, त्रिभुज पे दे दिया हो 3 चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीनों चार्ज बराबर है, बराबर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बराबर बराबर बनानी है। तो जैसे मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई इधर बना दोगे, अगर सॉरी बीच में बनाते हैं अंदर की ओर, तो इससे भी अंदर की ओर बनानी पड़ेगी, इससे भी अंदर की ओर बनानी पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर गई, यहाँ पे जाके टर्मिनेट थोड़ी हो सकती है, टर्मिनेट तो होती है नेगेटिव चार्ज पे। तो कोशिश यही करनी है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाए जो अपन से आगे ड्रॉ नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारी लिमिट हम नहीं ड्रॉ कर पा रहे उस चीज़ को, लेकिन वो कुछ इस तरह से जाएगी, थोड़ी बहुत बिल्कुल पास में जाती हुई बैंड होगी, क्योंकि रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि लाइनों के रूप में होता है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो इससे मैंने इस तरह की 6 लाइनें बना दी, तो इससे भी वैसे ही 6 लाइनें बना दो, हो गई क्या? 6 लाइनें इससे हो गई, ऐसे इससे 6 लाइनें बना दो, सारी एक दूसरे से 160 डिग्री पे। अब लाइनें टर्मिनेट किसी पे नहीं होनी है, इसकी इस पे नहीं जानी है, इसकी इस पे नहीं जानी है, सारी अलग अलग जाएगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो फिर ये करो कि पूरे के रीजन को, पूरे स्पेस को 3 हिस्सों में बांट दो, तीनों बराबर है, बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होनी चाहिए। तो इसकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रीजन से बाहर नहीं जानी चाहिए, इस रीजन से बाहर गई तो इसकी भी आएगी ना, फिर बनेगी नहीं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के इधर, इधर भेजोगे तो भेजोगे कैसे बाद में? सही है? एक मिनट, ऐसे होगी, प्रतिकर्षण हुआ, ऐसे इधर ये रिपेल हुई, ये रिपेल हुई, ये आगे पैरेलल नहीं हुई है, इस तरह से बैंड होती जा रही थी लेकिन आगे तक जा रही है। तो ये एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके रीजन को क्रॉस करते हुए नहीं जानी चाहिए, इतने ही भाग में होनी चाहिए। तो कैसे जैसे बैंड होके इधर निकल गई, सेम इसकी भी बैंड करवा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बैंड करवा दो।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अगर हमारे पास चार्ज है सेम टाइप के तीन चार्ज जो एक ट्रायंगल पे रखे हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, दूर जानी चाहिए, तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज हो गए, बात करते हैं अब कंडक्टर की। कंडक्टर के अंदर बोला हुआ है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनानी है, और कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर आनी चाहिए, लंबवत आनी चाहिए। ठीक है, तो पहली सिचुएशन, पांचवा एग्जांपल, कि यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट है, चार्ज, लंबाई काफी ज्यादा है, एक इधर नेगेटिव प्लेट है, लंबाई काफी ज्यादा है, बीच में एक चालक रख दिया गोला जिस पर कोई आवेश नहीं है, चालक निरावेशित गोला। ठीक, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, किस तरह की होगी? इस पे कोई आवेश नहीं है, ये आवेश था, ये आवेश था। अब यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की वजह से निकलेंगी, लेकिन वो बिंदु आवेश था उसकी वजह से तो क्या था, हर तरफ बना रहे थे। लेकिन अब जैसे हर तरफ बनाओगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाओगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी अंदर की ओर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से अगर इधर है दूर की तरफ, तो इसकी वजह से पास की तरफ आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसी की तरफ जाके टर्मिनेट होगी। वैल्यू कितनी होती है वो आगे देखेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जाके टर्मिनेट होती। चार्ज अवेलेबल है ना पास में, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएगी। अब बात करते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनकी वजह से हुई, इस चालक की वजह से देखते हैं। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? तो इसके लिए बोल सकते हैं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, प्रेरण के कारण इसके पास वाले हिस्से में चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, दूर वाले हिस्से में चार्ज आएगा पॉजिटिव, जो इसकी तरफ आ गया। अब नेगेटिव चार्ज इसको मिल गया ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज को, तो चार्ज यहीं आके खत्म हो गया, नीचे वालों को पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो ये लाइन इधर आके खत्म हो गई। अब दूसरा ये था कि सरफेस पे परपेंडिकुलर आना चाहिए, ये परपेंडिकुलर नहीं हुई अभी, अब हुई है परपेंडिकुलर। इधर से तो ऐसे ही निकलनी थी, लेकिन परपेंडिकुलर होने के लिए थोड़ी बेंड हो गई। सेम ये इस तरह से बेंड हो गई, ये चलो ठीक है लंबवत थी, ये भी थोड़ी बहुत बेंड हुई, क्योंकि आसपास वाली बेंड होगी तो इनको भी बेंड होना पड़ेगा, ये भी बेंड हुई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। क्या क्या कंडीशन थी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनानी है, नहीं बनाई, सतह पर लंबवत आनी चाहिए, सतह के लंबवत बना दी, ये हो गई। आसपास वाली जगह खाली मिलते ही डिस्प्लेस हो गई थोड़ी बहुत, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सिचुएशन में आई। ठीक है, अगली सिचुएशन, पांचवी छठी जो भी है, इसमें क्या बोल रखा है कि एक चालक गोला है जिसके अंदर एक कैविटी बना रखी है, खाली जगह बना रखी है, और उस खाली जगह के अंदर हमने चार्ज रख दिया है, इधर कहीं रख दिया मान लो इसके पास, इस पे कोई आवेश नहीं है, चालक निरावेशित गोला। ठीक, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनानी है, चालक की सतह के लंबवत बनानी है, और बिंदु चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी हर तरफ बराबर, लेकिन बाद में जाके बैंड हो जाएगी। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं आकार में, ताकि लाइनें सही से दिखे। ठीक, यहां पे चार्ज रखा हुआ था, 4 से बराबर लाइनें बना दो, 8 बना लेते हैं, ज्यादा हो गई वैसे तो। ये लाइन सीधी गई, चालक की सतह पर लंबवत गिर गई। ये लाइन अगर सीधी गई तो चालक की सतह पर लंबवत नहीं हुई, लंबवत होने के लिए इसको नीचे की ओर बेंड होना पड़ेगा, अंदर भेजनी नहीं है क्योंकि चालक पदार्थ के अंदर नहीं होती। ये भी सीधी जाएगी तो लंबवत नहीं होगी, ऊपर घूम गई तो और कोण पे आ गई, नीचे ही घूमना पड़ेगा। ऐसे इसके लिए, सेम इसके लिए। तो सतह पर लंबवत लाने के लिए इनको हमें बैंड करवाना पड़ेगा, बैंड नहीं हुई तो लंबवत नहीं हुई।
हो सकता है ये बिल्कुल सीधी वाली हो, सीधी ये चल जाएगी ये हो। तो इसलिए लंबवत जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? इस चार्ज से 8 लाइनें निकाली, 8 की 8 यहां जाके खत्म हो गई। खत्म किस पे होती है? नेगेटिव चार्ज पे। अगर नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 8 लाइनों के जितना ही चार्ज यहां पर है नेगेटिव, पूरी पूरी खत्म हो गई ना? यहां पूरी खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन यह है कि यहां से 3 निकली थी, यहां से 3 एंट्री भी कर रही थी। तो यहां पर यह है कि इस पर पूरी की पूरी लाइनें जाके खत्म हो गई, तो मैं बोल सकता हूं कि इस पर जो चार्ज आया है उतना ही नेगेटिव आया है जितना अंदर नेगेटिव था। और यहां पे चार्ज जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर थोड़ी कम है। ये हो गया इसके लिए। अब अगर अंदर वाली सतह पे नेगेटिव हो गया, पूरा निरावेशित था, आवेश संरक्षण से जितना नेगेटिव चार्ज अंदर आया उतना पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा। तो इसकी बाह्य सतह पे चार्ज कितना आया? ये का ये आ गया Q। कारण समझ में आ गया? 8 लाइनें बनाई, 8 के 8 खत्म हो गए, तो इसलिए अंदर वाली सतह पे चार्ज 8 लाइनों के बराबर का नेगेटिव। अब आवेश संरक्षित होता है, ये पूरा निरावेशित था, इस चार्ज के अलावा जो पार्ट था वो निरावेशित था। तो इस पे चार्ज अगर हमने -Q ले लिया तो बाकी बच गया कितना? +Q बाहर वाली सतह पे आ गया। अब इससे जितनी भी लाइनें जाती वो यहां पे आके खत्म हो गई, तो इनका दोनों का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ही नहीं, है ही नहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये इस चार्ज को डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। अगर चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर रही है तो चार्ज बराबर गैप पर ये हो जाएगा। तो यहां पे ये नहीं कि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नीचे पॉजिटिव चार्ज कम है। यहां पर क्या हुआ? इसका इफेक्ट अंदर ही खत्म हो गया, यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही दोनों की वजह से। चार्ज बचा था वो बाहर चला गया। तो जो बाहर बचा हुआ चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आगे भी 8 लाइनें बनानी है, लेकिन ये नहीं कि ये इसको पार करके इधर बना दिया, पार करके इधर बना दिया। सतह के लंबवत बना रहे हैं, बराबर गैप पर 8 लाइनें बना रहे हैं। हो गई कि 4, 5, 6, 7, 8 बराबर गैप पर है। तो एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होता इसलिए लाइनें नहीं बनाई। यहां से 8 लाइनें निकाली, यहां से तो बराबर निकलेगी चार्ज से, तो लेकिन सतह पे जाके लंबवत होने के लिए बैंड होना पड़ेगा, बैंड हुई। जितनी लाइनें निकली उतनी खत्म हो गई, इसलिए चार्ज पूरा इस पे नेगेटिव। निरावेशित था तो बाहर उतना ही पॉजिटिव। अब बाहर पॉजिटिव है तो उतनी 8 लाइनें निकालनी है, लेकिन 8 लाइनें जो है इनका इफेक्ट खत्म हो गया तो आपस में बराबर दूरी पर रही। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब विद्युत बल रेखाओं के बाद हम देख रहे हैं विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से हमें मतलब है कि किसी एक एरिया से कितनी लाइनें ज़्यादा गुजर रही है, कितनी ज़्यादा लाइनें गुजर रही है, उसको विद्युत फ्लक्स बोल रहे हैं। वैसे तो ये कि लाइनें हम खुद बना रहे हैं तो लाइनें तो कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन विद्युत फ्लक्स जो है उसके लिए हम फिर विद्युत क्षेत्र वाला टर्म यूज करेंगे। तो उसको हम बोल सकते हैं कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा है। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो विद्युत फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करेगा? जैसे मान लो ये क्षेत्रफल है, ऐसा रखा हुआ है, तो एक तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि विद्युत क्षेत्र, पहले ऐसे ले लो एक बार, तो एक तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि एरिया कितना बड़ा कितना छोटा ले रहे हो, सही है। दूसरा इस चीज पे डिपेंड करेगा कि विद्युत क्षेत्र या लाइनें कितनी ज्यादा ले रहे हो, लाइनें कितनी कम ले रहे हो। तो लाइनों का कम ज्यादा कौन बताएगा? विद्युत क्षेत्र। इसकी साइज कौन बताएगा? एरिया। फिर दूसरा इस चीज पे भी रखा डिपेंड करेगा कि ये रखा कैसे है। अगर ऐसे रखा तो एक भी लाइन क्रॉस नहीं करेगी, ऐसे रखा तो सबसे ज्यादा क्रॉस करेगी। तो इसके साथ साथ कोण पे भी निर्भर करेगा। तो इन 3 चीजों पे निर्भर करता हो गया विद्युत फ्लक्स, कि इस एरिया से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई, ए और कोण पे निर्भर कर रहा है। तो इन तीनों पे डिपेंडेंट हम विद्युत फ्लक्स बना देते हैं।
लेकिन उससे पहले एरिया वेक्टर हम एक बार डिफाइन कर देते हैं। किसको एरिया वेक्टर बोल रहे हैं? तो कोई एक छोटा सा अगर एरिया हम डीए ले रहे हैं तो इस एरिया के लंबवत जो सदिश होगा, क्षेत्रफल डीए, इस क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश है उसको बोल रहे हैं एरिया वेक्टर। छोटे एरिया के लिए हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, ज़्यादा बड़े के लिए एरिया वेक्टर नहीं बोलते। फिर दूसरा ये है कि एरिया सदिश राशि नहीं है, क्षेत्रफल कोई सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे हम क्षेत्रफल सदिश बता रहे हैं एक, तो एक नया सदिश है जो क्षेत्रफल के लंबवत होता है, जिसका मान क्षेत्रफल के बराबर होता है। बड़ी कोई वस्तु है तो अब इसमें क्षेत्रफल सदिश हम पूरे के लिए नहीं बोल पाएंगे, लेकिन छोटे हिस्से के लिए बोल सकते हैं कि ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है। ऐसे अगर कोई प्लेनर है तो प्लेनर के लिए ज़रूर बोल सकते हो कि ये अगर प्लेनर है तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, क्योंकि हर जगह इधर ही आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर बोल सकते हैं। लेकिन पूरे असमान में छोटा सा हिस्से के लिए एरिया वेक्टर बोलेंगे। पॉइंट है तो एरिया वेक्टर हो ही गया, ये एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया के लंबवत वाला वेक्टर, दो डायरेक्शन पॉसिबल है, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। तो अब आते हैं विद्युत फ्लक्स पे। तो हमने क्या किया, एक इस तरह का एरिया लिया, छोटा एरिया बोल दो इसको। विद्युत बल रेखाएं इस तरह की हैं, इस एरिया को काटती हुई जा रही है। छोटा एरिया बनाया इसलिए लाइनें सीधी बनाई है, क्योंकि छोटे एरिया पे तो ज़्यादा बदलाव होगा ही नहीं, इसलिए लाइनें सीधी। अब इस छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो तो इधर आएगा, एरिया के लंबवत। ये विद्युत क्षेत्र हुआ। इस एरिया और ई के बीच में एंगल है थीटा। तो विद्युत फ्लक्स अगर मुझे लिखना है तो एक तो विद्युत क्षेत्र पे निर्भर करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ अगर ये एरिया वेक्टर इधर होता तो एरिया होता लंबवत, मतलब ऐसे समझो, ये एरिया वेक्टर। अगर ये ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर हो गया। अगर ये ऐसे रखा होगा तो विद्युत फ्लक्स सबसे ज्यादा गुजरेगा, पूरी पूरी लाइनें गुजरेंगी इसमें से। फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी है, दोनों समांतर हो गए तो 0, थीटा 0 पे सबसे ज्यादा। थीटा अगर 90 है तो सबसे कम 0, तो थीटा 90 पे 0 आना चाहिए, 0 पे 1 आना चाहिए, तो वो क्या आता है, कॉस थीटा। इसलिए हम विद्युत फ्लक्स को बोलते हैं फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोल सकते हो, डी फाई बोल रहे हैं। तो कुल फ्लक्स, कोई बड़ा क्षेत्रफल हो तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ई डॉट डी ए लिख सकता हूँ, अब कॉस थीटा है ना, तो ई डॉट डी आ जाएगा। और अगर ई समान है या क्षेत्रफल समान है कि ऐसा समतल हुआ तो डी ए का इंटीग्रेशन पूरा ए आ जाएगा और एरिया वेक्टर इधर ही आ जाएगा। तो फ्लक्स हम बोल सकते हैं ई डॉट ए। ई और ए अगर एक जैसा ही प्लेन हो, ई नियत हो, तो ये बोल सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो इसको हम बोल रहे हैं विद्युत फ्लक्स। इकाई जो हो जाएगी विद्युत फ्लक्स की वो है विद्युत क्षेत्र, न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर। विमा जो हो जाएगी एम, विद्युत क्षेत्र की थी mL2T-3, mL(T-2)A-1, मीटर स्क्वायर और आ गया मीटर क्यूब। ये विद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी, अदिश राशि है। तो ये विद्युत फ्लक्स का बायोडेटा हो गया अपना। ठीक है, अब अलग अलग स्थितियों में विद्युत फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं जरा। तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें।
अलग अलग स्थिति है। पहली स्थिति ये है कि एक इस तरह की प्लेट दे रखी है जिसकी ये भुजा जो है ये ए है, ये वाली भुजा बी है और विद्युत क्षेत्र इस तरफ है। और ये जो कोण है ये कोण थीटा है। इसके तल और इस लाइन के बीच में जो कोण है वो थीटा है, विद्युत क्षेत्र ई है। तो विद्युत फ्लक्स ई नियत है, सही है। ई नियत हर जगह, एरिया समतल है, तो विद्युत फ्लक्स क्या लिख सकता हूं, ई डॉट ए। वरना क्या करना पड़ता, छोटा सा एरिया लेना पड़ता, उस छोटे से एरिया पे फ्लक्स लिखना पड़ता, पूरे को इंटीग्रेट करते विद्युत फ्लक्स आता। अब यहां पर ई की वैल्यू दे रखी है ई, एरिया की वैल्यू दे रखी है ए बी, कोण दे रखा है, लेकिन ये कोण थोड़ी, कोण किसके बीच में पूछा होता है, ई और ए के बीच में। तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, इस तरफ। एरिया वेक्टर अगर ये है, ये कोण थीटा है, तो एरिया वेक्टर इसके बीच में कोण कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ ना। ये तो एरिया के साथ कोण दे दिया, हमें एरिया वेक्टर के साथ कोण चाहिए। तो ये हुआ cos 90 माइनस थीटा। या ऐसे देख लो कि थीटा की वैल्यू 0 होगी तो सबसे कम 90 पे सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसलिए साइन का पद बनना चाहिए। तो फाई इक्वल्स टू ई ए बी साइन थीटा। ये इससे विद्युत फ्लक्स हो गया। सेकंड है कि हमें एक स्फेयर दे दिया, ऐसे विद्युत क्षेत्र है, चालक नहीं है, ये कोई काल्पनिक सतह है गोलाकार जिसकी त्रिज्या r है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे E है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है गोले से, बंद गोला ही है, प्लेट नहीं है कि प्लेट से निकाल रहे हैं, बंद गोला है, लेकिन सतह की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना है कि ये ठोस है, खोखला, ऐसा कुछ नहीं, चालक कुछ नहीं, एक सतह है बस, काल्पनिक सतह बोल दो। तो इस काल्पनिक गोलाकार सतह से फ्लक्स कितना गुजर रहा है। तो देखो यहां पर अगर इस गोले के अंदर हमें एरिया वेक्टर लेना है किसी जगह, तो बंद सतह के अंदर एरिया वेक्टर हमेशा हम बाहर की ओर लेते हैं, सही है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, सेम ये जो लाइन जब आगे यहां से गुजर रही है तो यहां पे एरिया वेक्टर बाहर की ओर, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यहां पर अगर E और A के बीच में एंगल देखोगे तो वो 90 से ज़्यादा आएगा। इसको थीटा लिख दूं तो इसके बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे वो थीटा ही है। तो यहाँ पे फ्लक्स लिखेंगे ई डी ए कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इधर लिखोगे ई डी ए कॉस थीटा। कुल विद्युत फ्लक्स के लिए जोड़ना पड़ेगा सबको, तो जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 0। दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई ना। तो इसलिए इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के 0 है। इन दोनों की वजह से, मतलब इस लाइन की वजह से जब ये एंटर करती है तो फ्लक्स आता है नेगेटिव, जब ये लीव करती है तो फ्लक्स आता है पॉजिटिव, और दोनों को मिला के अगर फ्लक्स की बात करें तो 0। तो अगर किसी सतह से एक कोई लाइन एंटर कर रही है और बाहर भी निकल गई वही लाइन, तो उसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू 0 आती है, ये बोल सकते हैं। तो अब गोले के अंदर बंद सतह है, तो कोई भी लाइन अगर एंटर करिए तो वो तो बाहर निकलेगी अगर नियत विद्युत क्षेत्र है तो इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 0। तो ई डी ए कॉस 180 माइनस थीटा एक की वजह से, सेम ई डी ए साइन थीटा दूसरे की वजह से, कॉस थीटा, और सबको जोड़ना था, लेकिन ये वैल्यू कितनी दिख गई, 0। तो नियत विद्युत क्षेत्र में बंद सतह है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। ये नहीं कोई भी हो, गोला जरूरी नहीं है, ऐसी सतह भी दे दी हो तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एंटर करेंगी तो फ्लक्स बोलेंगे नेगेटिव, बाहर निकलेगी तो फ्लक्स बोलेंगे पॉजिटिव, और कुल मिला के फ्लक्स जो आएगा इससे 0 आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल,
तीसरा। अगला एग्जाम्पल ये है कि एक खोखला गोला है ऐसा, तो अर्ध गोलाकार सतह, और इस तरह से विद्युत क्षेत्र है, इसकी त्रिज्या है r, ये विद्युत क्षेत्र है। अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमें याद करना है कितना है। पूरा बंद नहीं है, यहां से भी बंद नहीं किया हुआ, पूरा खुला हुआ हिस्सा है, तो इस हिस्से से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है, इससे नहीं, ऐसे काटते हुए जब इस गोले की सतह को जब काटती हुई जा रही होंगी लाइनें, उनकी वजह से फ्लक्स, मतलब ये जो लाइनें काट रही है इनकी वजह से फ्लक्स चाहिए। कैसे निकालें? तो क्या है, छोटा सा हिस्सा लें, डी ए लिखें, थीटा लिखें, इंटीग्रेट करें पूरे पर। तो एक तो तरीका यही है कि ई डी ए कॉस थीटा लिख के इंटीग्रेट करें। लेकिन दूसरा तरीका है, अभी जो क्वेश्चन किया था वैसा, कि अगर ये बंद होता तो जीरो होता। अब बंद पूरा गोला ना करके ऐसा कर दो, इसको भी मान लो, इसको भी मान लो। तो हमने इस खोखले गोले को एक प्लेट से बंद कर दिया और अब इसमें से फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स जो बंद भाग से आएगा, तो नियत विद्युत क्षेत्र में बंद भाग से फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। और ये फ्लक्स किसकी वजह से है, पहली सतह पर और दूसरी सतह की वजह से मिला के। तो हमें दूसरी सतह की वजह से निकालना है, पहली सतह का निकालो, उसका नेगेटिव बोल दो। तो पहली सतह समतल है इसलिए निकालना आसान है। समतल सतह एरिया वेक्टर बंद सतह में बाहर की और विद्युत क्षेत्र इधर। तो पहली सतह से फ्लक्स हो गया ई, एरिया और दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री, एरिया ई। तो दूसरी सतह से फ्लक्स आ गया ई पाई आर स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया। तो हमें फ्लक्स तो निकालना था इससे, लेकिन हमने ये बोल दिया कि जो इससे फ्लक्स गुजर रहा है उतना इससे गुजर रहा है, इससे फ्लक्स हो गया इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस बंद सतह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब एक बिंदु आवेश है, उसकी वजह से हमें फ्लक्स निकालना है। बिंदु आवेश Q दे दिया और इसको एक गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा चौथा जो भी है, फर्स्ट फिफ्थ हो जाएगा शायद, फोर्थ। तो इस बिंदु आवेश के कारण इस खोखले गोले से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, दूरी r है। अब क्या है कि बिंदु आवेश दे दिया, तो इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, विद्युत बल रेखाएं ये है ना बिंदु आवेश के कारण, तो आसपास और कुछ है ही नहीं। तो बिंदु आवेश के कारण ये विद्युत बल रेखाएं, नियत तो है नहीं, तो ई ए तो सीधा लिख नहीं पाएंगे, जीरो भी नहीं है, बंद सतह है, लेकिन अंदर आवेश रखा हुआ है, तो लाइनें सारी बाहर ही निकल रही है। बाहर ही निकली तो किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र एक दिशा में है, तो जीरो तो नहीं होगा। तो ले लो फिर विद्युत क्षेत्र ई, वैल्यू लिख देंगे, डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। अब इसमें ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन को करें अगर, तो ई है विद्युत क्षेत्र इस बिंदु आवेश के कारण, कि हमें जो बिंदु आवेश दे रखा है उस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई और डी ए की तरफ है, ई डी ए लिख दिया। ई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होगा। के वेरिएबल है क्या हर किसी पॉइंट के लिए, इसको इंटीग्रेट करना ना इस पूरे में, के कांस्टेंट, क्यू इस पूरे एरिया के लिए कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी इस पूरे हिस्से के लिए कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है पूरा। बाहर ले लो फिर इंटीग्रेशन के, डी ए का इंटीग्रेशन करना है, डी ए सदिश का नहीं, डी ए केवल। तो एक छोटे से एरिया का फिर अगले छोटे से एरिया का सबको इंटीग्रेट करना है, मतलब जोड़ना है, पूरा एरिया हो गया क्या। तो एक्चुअल में ये पूरा एरिया आ गया, गोले का पूरा एरिया। ठीक है,
के को एक बार के लिए यहां पर अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, तो फाई की वैल्यू आ गई 4, 4 पाई आर स्क्वायर कट गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इससे फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। समझ में आया क्या? तो एक बिंदु आवेश है, इससे एक आर त्रिज्या का गोला लिया, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब त्रिज्या पे निर्भर नहीं किया। त्रिज्या पे निर्भर नहीं किया तो अगर मैं ये गोला लूंगा फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गोला लूंगा फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां तक कि मैं इस तरह की सतह भी लूंगा तो जितनी इस वाले गोले से लाइनें गुजर रही है, मान लो 8 लाइनें थी, इस गोले से 8 लाइनें गुजर रही है, तो इस सतह से कितनी लाइनें गुजर रही है? 8। तो जितना फ्लक्स इसमें से निकला उतना इसमें से निकल रहा है। तो क्या मैं इन जनरल बोल सकता हूं कि कोई भी आवेश Q अगर किसी सतह के अंदर बंद किया हुआ है, रखा हुआ है, कैसे भी रखा हुआ हो, तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सही? तो एक बिंदु आवेश के कारण की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे ही यहां पर एक ये Q1 होता है, एक Q2 होता। अब क्या होता है, ये एक बार इस आवेश को बाहर रखते हैं। अगर ये आवेश बाहर होता तो कोई भी लाइन जो आती वो ऐसे जाती, आ रही है, एंटर कर रही है तो बाहर भी निकल रही है, एंटर कर रही है तो बाहर भी निकल रही है, तो फ्लक्स कितना? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर आवेश रखा हुआ तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर रखा हुआ तो फ्लक्स 0 है उससे। तो अब इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के बाद की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के बाद हमारे पास ये निकल के आया रिजल्ट कि एक आवेश था तो उसमें से फ्लक्स निकलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो मल्टीपल आवेश है, अब फ्लक्स लिखना है। कैसे लिखेंगे? कोई छोटा सा एरिया लेंगे डी ए, यहां पे कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, फाई लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, बंद सतह है। अब ये जो ई है, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, डी ए इस पॉइंट का एरिया है, ई विद्युत क्षेत्र जो लिख रहे हैं वो इन सभी की वजह से हुआ, आसपास जितने भी है सबकी वजह से। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र पहले का भी है, दूसरे के कारण भी है, तीसरे के कारण भी है, सबके कारण है। अब जरा इसको ब्रेक कर लो, अब ब्रेक करने के बाद देखो क्या दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? पहले आवेश के कारण फ्लक्स, पहले का विद्युत क्षेत्र, दूसरे के कारण फ्लक्स, तीसरे के कारण फ्लक्स। तो ये कुल फ्लक्स एक तरह से हो गया कि इंडिविजुअल आवेश का फ्लक्स लिखो और जोड़ दो। तो पहले का फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तीसरे का फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चौथे का फ्लक्स 0, बाहर है ना। तो इसी की वजह से, चौथे की वजह से केवल फ्लक्स लिखना है, तो बाकी किसी को नहीं देख रहे, तो बाकी किसी को नहीं देख रहे, सबकी वजह से मिला के, चौथे की वजह से मिला के फ्लक्स कितना? 0, पांचवी की वजह से 0। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल गया कि इस बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स जो हुआ, अंदर आवेश कितना है उसको जोड़ो, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो। बंद सतह है तो इस इंटीग्रेशन को अब ऐसे लिख सकते हैं कि बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसी को ही अपन गॉस लॉ बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास गॉस लॉ का रिजल्ट। अब इसमें E मतलब विद्युत क्षेत्र किसका है? अंदर वाले आवेशों का। देख लो अभी क्या लिखा है अपन ने। तो यहाँ पे E1, E2, E3 सारे लिखे हैं ना। जब फ्लक्स लिख रहे थे तो यहाँ पे ये बोलते थे ना कुल विद्युत क्षेत्र, तो इसका भी लिखा है, इसका भी लिखा है, इनका भी लिखा है, फिर इसका भी फ्लक्स कैलकुलेट किया है, लेकिन वो 0 आ रहा है, इसलिए ये इधर वाले पदों में 0 आ गया, लेकिन इधर ई सभी का है, तो ये कुल विद्युत क्षेत्र है। लेकिन आवेश कौन से आए रिजल्ट में? अंदर वाले। तो ये गॉस लॉ हो गया कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब इसी गॉस लॉ को यूज करते हुए, गॉस लॉ ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो गॉस लॉ ये हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया अपना कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक, और विद्युत फ्लक्स में फिर आगे क्या है कि विद्युत फ्लक्स में जो E है वो कुल विद्युत क्षेत्र है सभी आवेशों के कारण, अंदर और बाहर वालों के कारण, लेकिन जो इफेक्ट आ रहा है कुल फ्लक्स का वो अंदर वाले आवेशों का ही आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद आगे गॉस लॉ को यूज करते हुए हम अलग अलग सिस्टम के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।